वेलकम टू अंश कॉमर्स स्टडी। आपका स्वागत है। आज के टॉपिक है नॉन शेड्यूल्ड बैंक, जिसे हिंदी में बोला जाता है गैर शेड्यूल्ड बैंक। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अनुसूचित बैंक के बारे में पढ़ा है एंड ये टॉपिक है गैर अनुसूचित बैंक, जिसे बोला जाता है नॉन शेड्यूल्ड बैंक। ये अनुसूचित बैंक का उल्टा है, ठीक है। तो जिन बैंकों के नाम रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं होते वे गैर अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। तो जिनका नाम रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं होता वो गैर अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। और ऐसे बैंकों की प्रदत्त पूंजी तथा आरक्षित कोष का योग 5 लाख से कम होता है। और ऐसे बैंकों की जो प्रदत्त पूंजी होती है, आरक्षित कोष, दोनों का योग 5 लाख रुपए से कम होता है। और अनुसूचित बैंक में क्या, अनुसूचित बैंक में जो वो आरक्षित कोष होता है, रिजर्व फंड, वो 5 लाख से ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें 5 लाख से कम होता है। इन बैंकों को रिजर्व बैंक से वे सभी सुविधाएं प्राप्त नहीं होती जो अनुसूचित बैंकों को होती हैं, और गैर अनुसूचित बैंक को वो सुविधाएं फैसिलिटी प्राप्त नहीं होती जो अनुसूचित बैंकों को होती है। इन बैंकों को भी कुछ वैधानिक शर्तों का पालन करना पड़ता है। जैसे कि अनुसूचित बैंक को वैधानिक शर्तों का पालन करना होता है, ऐसे इन बैंकों को भी कुछ वैधानिक शर्त का पालन करना पड़ता है। तो सबसे पहले दिया है नगद कोष रखना, इन्हें नगद कोष रखना होता है, मासिक विवरण भी भेजना होता है, और सामान्य परिस्थितियों में ऋण। तो देखिए नगद कोष में क्या अनुसूचित और गैर अनुसूचित से भिन्न है। देखिए तो दिया है कि वैधानिक शर्त दिया है, तो सबसे पहला दिया नगद कोष रखना। बैंकिंग नियमन अधिनियम, बैंकिंग नियमन अधिनियम कौन सा चलता है, 1949, ठीक है, 1949। बैंकिंग नियमन अधिनियम के अनुसार एक गैर अनुसूचित बैंक को भी नगद कोष संबंधी शर्तों को मानना पड़ता है। बैंकिंग नियमन अधिनियम के अनुसार एक गैर अनुसूचित बैंक को भी नगद कोष संबंधी शर्तों को मानना पड़ता है। नगद कोष संबंधी शर्त को नॉन शेड्यूल्ड बैंक, गैर अनुसूचित बैंक को भी मानना पड़ता है, किंतु इस कोष को ये बैंक रिजर्व बैंक के पास रखने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। लेकिन इस कोष को ये बैंक रिजर्व बैंक के पास रखने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। उसमें क्या था कि 3% से 5% तक रखना अनिवार्य होता है, और इसमें रखना अनिवार्य नहीं होता है, बाध्य नहीं होते हैं, वो राशि अपने पास रखते हैं। देखिए नगद कोष तो रखना अनिवार्य होता है, लेकिन वो बाध्य नहीं होते हैं कि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसा रखें, ये बाध्य नहीं होता। और दूसरा कंडीशन है मासिक विवरण भेजना। तो ऐसे बैंक को एक मासिक विवरण भी रिजर्व बैंक के पास भेजना होता है। ऐसे बैंकों को क्या होता है, उसमें भी था ना एक मासिक विवरण, जो भी महीने में जो भी काम हुआ है उसका विवरण भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भेजना होता है, जिसमें उसे अपने नगद रक्षित कोष तथा मांग एवं समझ दायित्वों का ब्यौरा देना होता है। तो नॉन शेड्यूल्ड बैंक को भी मासिक विवरण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भेजना होता है। और तीसरा कंडीशन दिया है असामान्य परिस्थितियों में ऋण। ये बैंक सामान्य उद्देश्य हेतु रिजर्व बैंक से उधार लेने के अधिकारी नहीं होते, किंतु असामान्य परिस्थितियों में ये रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इसमें दिया है कि जो गैर अनुसूचित बैंक होता है वो ऋण के लिए, लोन के लिए अधिकारी नहीं होते, लेकिन जब असामान्य मतलब कोई ऐसी परिस्थिति आएगी तो रिजर्व बैंक से ऋण वो भी प्राप्त कर सकते हैं। और 30 जून 2015 का आंकड़ा दिया हुआ है कि नॉन शेड्यूल्ड बैंकों की संख्या 105 थी। तो कितनी नॉन शेड्यूल्ड बैंक थी 2015 के 30 जून में, तो कितनी थी, 105 थी। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ाए थे, अनुसूचित बैंक के बारे में। अनुसूचित बैंक के बारे में क्या बताए हम कि वो बैंक जो रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल होता है उसे अनुसूचित बैंक कहते हैं। और गैर अनुसूचित बैंक क्या बताए हैं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं,
गैर अनुसूचित बैंक बोलते हैं। फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं कि नॉन शेड्यूल्ड बैंक, गैर अनुसूचित बैंक वो बैंक होता है जो रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं होता है, उसे गैर अनुसूचित बैंक कहते हैं। और उसके बाद दिया हुआ है आंकड़ा 31 दिसंबर 2016 को सभी प्रकार के कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक को बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक, चाहे अनुसूचित हो चाहे गैर अनुसूचित हो, दोनों प्रकार के बैंकों की संख्या कितनी थी? तो 1,41,729 थी। तो टोटल संख्या थी 1,41,729 और 2000 गैर अनुसूचित बैंकों की संख्या कितनी थी? 105। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संगठन के आधार पर व्यापारिक बैंकों का वर्गीकरण। अभी तो संबंध के आधार पर देखे हैं, तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इकाई बैंकिंग के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग संगठन के आधार पर वाणिज्यिक बैंकों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो हम लोग इकाई बैंकिंग प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, शाखा बैंकिंग प्रणाली। और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन आता है कि भारत में कौन सी बैंकिंग प्रणाली अपनाई जाती है। तो सबको पता है कि शाखा बैंकिंग, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बहुत सारे ब्रांच है ना, तो शाखा बैंकिंग अपनाई जाती है। तो इकाई बैंकिंग और शाखा बैंकिंग को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये सब एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।